बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी गाइड में छोटे से को। पहले पिट्यूटरी ग्लैंड की बेसिक्स है। 0.5 से 1 ग्राम उसका वेट होता है, 1 सेंटीमीटर डायमीटर होता है, सेल ट्रेशिका में वो प्लेस्ड होता है, ऊपर से हाइपोफिजियल स्टॉक से लटका हुआ होता है। एंटीरियर पिट्यूटरी को हम एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। इन दोनों के दरमियान में एक ए वैस्कुलर रीजन होता है, ए वैस्कुलर रीजन होता है जिसको हम कहते हैं पार्स इंटरमीडिया। दोनों के बाद बनता है कैसे, डेवलपमेंट कैसे होती है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी की रथ के स्पाउच से डेवलपमेंट होती है जो कि फेरेंजियल मतलब पैरामोडल फेरेंजियल पैरेक्स से निकल रहा होता है, और जो ऊपर वाला जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो ऊपर आगे पास ब्रेन से एक आगे पास इमेजिनेशन आ रही होती है वहां से बन रहा होता है। इसके हार्मोन्स देखे जाए तो टोटल पिट्यूटरी यानी कि 7 तरह के हार्मोन होते हैं। एटीपी गाओ जिसे हमने उनको याद रखना है। ए स्टैंड फॉर एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जो जारी बात है एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा। टी स्टैंड फॉर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो जारी बात है थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। पी स्टैंड फॉर प्रोलैक्टिन जो कि मिल्क की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हैं। जी स्टैंड फॉर ग्रोथ हार्मोन जो कि बॉडी की ग्रोथ करवाएगा, सेल्स की डिफरेंशिएशन, सेल्स की डिवीजन वगैरह करवाएगा। फिर ए स्टैंड फॉर एडीएच जो कि आपके वाटर की रिजर्वेशन करवाता है। ओ स्टैंड फॉर ऑक्सीटोसिन जो कि बर्थ में और लैक्टेशन में हेल्प करता है। और फिर आखिरी जी स्टैंड फॉर आपके पास गोनेडोट्रोपिक हार्मोन जिसमें आपके पास एफएसएच आता है और एलएच आता है। दोनों की बात एंटीरियर पिट्यूटरी के में से 5 थे, बाकी जो 2 हैं यानी कि एडीएच और ऑक्सीटोसिन ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी के होते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी के पांचों के लिए आपके पास एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में 5 तरह के सेल्स होते हैं। ग्रोथ हार्मोन के लिए सोमैटोट्रॉप्स होते हैं, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक के लिए आपके पास कॉर्टिकोट्रॉप्स होते हैं। फिर इसी तरह से थायराइड स्टिमुलेटिंग के लिए आपके पास थायरोट्रॉप्स होते हैं। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स के लिए आपके पास गोनेडोट्रॉप्स होते हैं, और प्रोलैक्टिन के लिए आपके पास लैक्टोट्रॉप्स होते हैं। सबसे ज्यादा इनमें से ग्रोथ हार्मोन वाले सोमैटोट्रॉप्स होते हैं 30 to 40%, और ये एसिडोफिलिक सेल्स हैं। तो अगर कभी इस जगह का ट्यूमर हो जाए तो वो एसिडोफिलिक ट्यूमर कहते हैं उसको, क्योंकि वो हमें काफी सारा एसिडोफिलिक नजर आ रहा होता है। ये तो बात थी हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी की, जबकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात की जाए तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में कोई सिक्रीटिंग सेल्स नहीं होते, बल्कि न्यूरॉन्स होते हैं जो कि हाइपोथैलेमस से आ रहे होते हैं, और वो इंटीरियर पिट्यूटरी में पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाकर स्टिमुलेट कर रहे होते हैं। तो उनको मैग्नोसेलुलर न्यूरॉन्स के होते हैं जो कि सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियर पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियर ऑफ द हाइपोथैलेमस से ऑरिजिनेट हो रहे होते हैं। हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स पिट्यूटरी सिक्रीशन, इसमें तो कोई शक नहीं है। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिक्रीशन है उन पे तो न्यूरोनल कंट्रोल है, डायरेक्ट न्यूरॉन्स आ रही है। और जो एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रीशन है उन पे भी हाइपोथैलेमस का कंट्रोल होता है। कैसे कंट्रोल होता है? हाइपोथैलेमस ना कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स जैसे कि थायराइड रिलीजिंग हार्मोन हो गया, जैसा कि जो कंट्रोल करने वाले हार्मोन होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करने वाले हार्मोन होते हैं, वो यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज के अंदर रिलीज कर जाते हैं, और ये ब्लड कैपिलरीज फॉरन वेसल्स बनती हैं और दोबारा एंटीरियर पिट्यूटरी में कैपिलरीज बन जाती हैं, साइनसेस बन जाती हैं। ये जो आपके पास सिस्टम है 2 कैपिलरीज के दरमियान वाले टोटल सिस्टम को हम कहते हैं हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल वेसल्स। तो हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल वेसल्स के थ्रू हाइपोथैलेमस अपने रिलीजिंग हार्मोन्स या इनहिबिटरी हार्मोन्स पहुंचा जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड तक। यहाँ तक हमारे पास समझ में आ गई, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड तक वो पहुंच गए, और फिर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट कर लेंगे। उन्होंने इंक्रीज करना हो या डिक्रीज करना, जिस तरह से भी उन्होंने करना हो वो उसको स्टिमुलेट कर लेते हैं। अच्छा, हाइपोथैलेमस को बताते खुद कैसे पता चलता है कि किस हार्मोन को बढ़ाने की जरूरत है या घटाने की जरूरत है? तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि हाइपोथैलेमस सिग्नल रिसीव कराता है कि पूरी बॉडी से कोई पेन हो तो हम हाइपोथैलेमस को बताते हैं, कोई मेंटल स्ट्रेस हो तो हम हाइपोथैलेमस को बताते हैं, ग्लूकोज कंसंट्रेशन, बॉडी में इलेक्ट्रिक कंसंट्रेशन, हर चीज के बारे में हम हाइपोथैलेमस को बताते हैं, ताकि हाइपोथैलेमस उसी हिसाब से पिट्यूटरी ग्लैंड को आगे गाइड करे कि तुमने क्या रिलीज करना है और क्या रिलीज नहीं करना। हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल ब्लड वेसल्स क्या होती हैं वो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है कि 2 कैपिलरी, एक कैपिलरी नेटवर्क यहाँ पे आपके पास मीडियन एमिनेंस ऑफ हाइपोथैलेमस में बन रहा होता है, और दूसरा कैपिलरी का नेटवर्क आपके पास एंटीरियर पिट्यूटरी में बन रहा होता है। फिर आते हैं हमारे पास हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स। ज्यादातर एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स के लिए हाइपोथैलेमस स्टिमुलेटरी हार्मोन रिलीज करते हैं, जिनको हम कहते हैं रिलीजिंग हार्मोन्स। सिर्फ एक प्रोलैक्टिन है जिसके लिए इनहिबिटरी हार्मोन रिलीज किया जाता है, जिसको हम कहते हैं प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन। टर्न के बाद यहाँ पर उन्होंने बताया हाइपोथैलेमस की एक तरह की एक्सटेंशन सी होती है जिसको हम कह रहे होते हैं ट्यूबर साइनेरियम। ट्यूबर साइनेरियम में ये जो न्यूरॉन्स हैं ये सारे, अच्छा हाइपोथैलेमस में जो एंटीरियर पिट्यूटरी को रेगुलेट करने वाले न्यूरॉन्स है ना, वो मुख्तलिफ जगह से ओरिजिनेट हो रहे होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ट्यूबर साइनेरियम से गुजरते हुए इस हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम में अपने सिक्रीशंस कर रहे होते हैं। वो सिक्रीशंस फौरन पहुंचती हैं एंटीरियर पिट्यूटरी में, एंटीरियर पिट्यूटरी को रेगुलेट कर लेती हैं। जैसे कि हमने देखा, मैंने आपको बताया था ज्यादातर रिलीजिंग हार्मोन होते हैं। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के लिए रिलीजिंग हार्मोन है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक के लिए रिलीजिंग हार्मोन है कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। इसी तरह से गोनेडोट्रोपिक हार्मोन के लिए रिलीजिंग हार्मोन है गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। अलबत्ता ग्रोथ हार्मोन के लिए मेनली रिलीजिंग हार्मोन ही होता है, जिसको हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। एक इनहिबिटरी हार्मोन भी बारल होता है जिसको हम सोमैटोस्टेटिन भी कहते हैं, और प्रोलैक्टिन के लिए तो होगा इनहिबिटरी हार्मोन जिसको हम कहते हैं प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन। तो अगर कभी हाइपोथैलेमस काम नहीं कर रहा तो ये 4 जिनके लिए रिलीजिंग हार्मोन आ रहे थे वो 4 बेचारे अपनी सिक्रीशन नहीं कर पाएंगे, कम हो जाएंगी, जबकि प्रोलैक्टिन जिसके लिए इनहिबिटरी हार्मोन आता है उसकी सिक्रीशन बहुत इंक्रीज कर जाएगी। सबसे फिक्र था हाइपोथैलेमस में मैंने आपको बताया था कि न्यूरॉन्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक एरिया से ओरिजिनेट कर रहे होते हैं, अलबत्ता सारे मिलकर आते यहीं पे हैं। डन के बाद फिर फिजियोलॉजिक फंक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन की फिजियोलॉजिक फंक्शन को स्टडी करते हैं।
ग्रोथ हार्मोन ने आपकी सेल्स की डिवीजन को बढ़ाना है, डिफरेंशिएशन को बढ़ाना है, सेल्स की ग्रोथ को बढ़ाना है। अच्छा जी, टिश्यू के ऊपर क्या इफेक्ट लेके आ रहा है, पहले तो बात देख लो, ग्रोथ हार्मोन को हम सोमैटोट्रोपिन भी कहते हैं, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं। 191 अमीनो एसिड्स का बना हुआ एक हार्मोन होता है। हमने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें एक चूहे को हम ग्रोथ हार्मोन इंजेक्ट करते रहे, एक को नहीं किया, जिसको इंजेक्ट करते रहे वो बहुत ज्यादा इंक्रीज करता गया। अलबत्ता याद रखिएगा, ग्रोइंग एज से पहले ग्रोथ हार्मोन प्रोपोर्शनल इंक्रीज करवाता है, ग्रोइंग एज के बाद हड्डियां वगैरह इतनी इंक्रीज नहीं कर पाती, सॉफ्ट टिश्यू वगैरह को इंक्रीज करवा देता है। तो यहाँ पे आगे पास प्रोपोर्शनल इंक्रीज नहीं था, अलबत्ता वेट गेन करता ही गया जब तक आप उसको ग्रोथ हार्मोन इंजेक्ट करते चले गए। अब हम देखते हैं ग्रोथ हार्मोन का मेटाबॉलिज्म पे क्या इफेक्ट होता है। ग्रोथ हार्मोन प्रोटीन्स को फॉर्म करवाएगा, फैट्स को तोड़ेगा, ग्लूकोज को मेंटेन करवाएगा। तो ये बात देखते हैं प्रोटीन्स पे क्या क्या काम करवाता है। नंबर 1, सेल्स के अंदर प्रोटीन की ट्रांसपोर्ट, अमीनो एसिड की ट्रांसपोर्ट को बढ़ाता है ताकि सेल्स में ज्यादा अमीनो एसिड है, ज्यादा प्रोटीन बन सके। नंबर 2, एमआरएनए को भी कहता है कि यार तुम ज्यादा से ज्यादा ट्रांसलेट करो, अमीनो एसिड हम सप्लाई कर रहे हैं, प्रोटीन बनाई दो। नंबर 3, न्यूक्लियस में जाके भी कहता है कि यार एमआरएनए भी ज्यादा बनना चाहिए, यानी एमआरएनए ज्यादा बनाता भी है, फिर एमआरएनए को ज्यादा एक्टिवेट भी करता है, फिर एमआरएनए के पास ज्यादा अमीनो एसिड भी लेके ताकि ढेर और ढेर प्रोटीन बन सके। उसके अलावा चौथा काम ये भी करता है कि प्रोटीन्स को टूटने से बचाता है। जब भी एनर्जी चाहिए होती है तो ये कहते हैं ना 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 प्रोटीन को यूज नहीं करना यार, फैट को यूज कर लो। तो ये प्रोटीन को बचा रहा है, जिसकी वजह से हम इसको प्रोटीन स्पेरर भी कहते हैं। ये हो गया इसके प्रोटीन्स पे इफेक्ट। फिर देखते हैं इसके फैट पे क्या इफेक्ट होता है। नवी इस फैट को ज़ाहिर वजह से तोड़ना है, यानी कि एडिपोज टिश्यू से उसको तोड़ेगा और फैटी एसिड्स को ढेरों ढेर ब्लड के अंदर लेके आएगा। तो आप कहेंगे मोबिलाइज फैटी एसिड्स इन द ब्लड। कई दफा लिवर में भी बहुत ज्यादा फैट आया था, जिसकी वजह से फैटी लिवर जैसे प्रॉब्लम्स भी हो जाते हैं। अलबत्ता ग्रोथ हार्मोन के जो असरात प्रोटीन्स पे थे वो बहुत रैपिडली होते हैं, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन के जो असरात फैट पे होते हैं वो काफी घंटे ले जाते हैं। फैट पे जो स्वाद है उन्होंने देखा है कि बहुत ज्यादा ये ब्रेक कर रहा होता है फैटी एसिड्स को, एसिटाइल को ए में, और ऐसी सूरत हाल की वजह से बॉडी के अंदर कीटोजेनिक इफेक्ट भी होता है, जिसकी वजह से बॉडी में केटोसिस भी हो जाता है अगर बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन काम करना शुरू कर दे। हमने देख लिया ग्रोथ हार्मोन का प्रोटीन पे क्या इफेक्ट है, फैट पे क्या इफेक्ट है, पर देखते हैं कार्बोहाइड्रेट पे क्या इफेक्ट होता है। कार्बोहाइड्रेट पे इसने ग्लूकोज को, मतलब ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है ये ब्लड के अंदर, ठीक है। जाहिर बात है जब ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करेगा तो एज अ रिजल्ट इंसुलिन भी रिलीज होती ही होती है। तो ये आपके पास इंसुलिन की रिलीज को भी इंक्रीज कर रहा है, ग्लूकोज की फॉर्मेशन भी बढ़ा रहा है और ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन को भी कम कर रहा है ताकि ग्लूकोज ब्लड के अंदर ही रहे। जाहिर बात है जब ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन को कम करेगा, ये सारे काम करेगा, तो हम कहेंगे कि ग्रोथ हार्मोन इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉज करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 2 में होता है। तो अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा हो जाए तो वो डायबिटोजेनिक इफेक्ट्स भी कॉज कर सकता है, हाइपरग्लाइसीमिया भी कॉज कर सकता है, डायबिटीज टाइप 2 मेलाइटिस वाला ही, क्योंकि टाइप 2 में भी इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, यहाँ भी इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। टर्न हो गई है बात, इतनी कोई मुश्किल तो नहीं थी वैसे। अच्छा जी आगे चलते हैं। नेसेसिटी ऑफ इंसुलिन एंड फॉर कार्ब, हाँ ग्रोथ के लिए इंसुलिन भी जरूरी है, कार्बोहाइड्रेट भी जरूरी है। अगर डाइट पे कार्बोहाइड्रेट ना हो तो ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाएगी, और अगर कार्बोहाइड्रेट हुए इंसुलिन ना हुई तो भी ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाएगी। ये दोनों बहुत जरूरी होते हैं। अच्छा, फिर ग्रोथ हार्मोन बोन और कार्टिलेज पे कैसे इफेक्ट कर रहा होता है। सीधी सी बात है, ग्रोथ हार्मोन जैसे जैसे रिलीज होता जाएगा, बोन्स की, जब तक बोन्स के एपिफाइसिस मीट नहीं किए ना, ये बोन की लेंथ को इंक्रीज करता चला जाएगा, ठीक है। कैसे क्या क्या काम कर रहा होता है, सीधी सी बात है, प्रोटीन की डेपोजिशन इंक्रीज कर रहा होता है। फिर ये जो ऑस्टियोजेनिक और कॉन्ड्रोसाइटिक सेल होते हैं इनकी प्रोडक्शन भी बढ़ा रहा होता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता कॉन्ड्रोसाइटिक सेल्स को ऑस्टियोजेनिक सेल्स में कन्वर्ट भी कर रहा होता है ताकि आपके कार्टिलेज से बोन बनती जाए, कार्टिलेज से बोन बनती जाए, और एक वक्त आता है कि सारी कार्टिलेज बोन में कन्वर्ट हो जाती है। जब सारी कार्टिलेज बोन में कन्वर्ट हो जाती है, अब मजीद लेंथनिंग, अब मजीद ग्रोथ नहीं हो सकती। अब अगर मजीद ग्रोथ हार्मोन आया तो वो हो जाता है आपकी बोन की थिकनिंग कॉज करवा दे, क्योंकि ऑस्टियोब्लास्ट का काम बढ़ जाएगा ऑस्टियोक्लास्ट के काम से, तो बोन की थिकनिंग वगैरह तो हो सकती है, लेकिन बोन की ग्रोथ मजीद नहीं हो सकती। ग्रोथ तब तक ही हो सकती है जब तक कुछ ना कुछ कार्टिलेज बाकी हो, जब तक एपिफाइसिस मीट ना किए हो, जब तक कंप्लीट हड्डी डेवलप ना हुई हो। गुड हो गया जी। उसके बाद ये ग्रोथ हार्मोन एक्सर्ट मच ऑफ इट्स इफेक्ट टू इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स। अगर ग्रोथ हार्मोन हो लेकिन इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स ना हो तो अक्सर ग्रोथ हार्मोन सीधे काम नहीं कर पाता। इसका मतलब है ग्रोथ हार्मोन को काम करने के लिए इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स भी चाहिए हैं, जिनको हम सोमैटोमीडियंस भी कहते हैं। इसके एग्जांपल इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 है, जिसको हम सोमैटोमीडियन सी कहते हैं, ठीक है। मेनली 4 का ही पता है हमें। खैर एनीवेज, अगर ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स ना हो तो ग्रोथ नहीं हो पाएगी। जिस तरह मिसाल के तौर पे पिग्मी पीपल, ये कंजेनिटली इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स प्रोड्यूस नहीं कर पाते, इनमें ग्रोथ हार्मोन होता है लेकिन कद छोटा रह जाता है। वेरी सिमिलरली लैरन सिंड्रोम, इनमें ग्रोथ हार्मोन इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स को स्टिमुलेट नहीं कर पाता, तो ग्रोथ हार्मोन तो होता है लेकिन इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स कम बनते हैं, कद छोटा रह जाता है, ठीक है। तो हमने देखा भाईजान, ग्रोथ हार्मोन हो भी तो भी इतना से काम नहीं करवा सकता अगर इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स ना हो। अलबत्ता कुछ कुछ काम करवा भी लेता है। हम अगर किसी जगह पे ग्रोथ हार्मोन इंजेक्ट करें, उस जगह पे ग्रोथ इंक्रीज कर जाती है। कैसे की भी इंक्रीज, एक वजह ये हो सकती है कि ग्रोथ हार्मोन ने जाके जहां पर रिलीज हुआ तो वहीं पे इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स बना लिए हों, और दूसरा हम कहते हैं यार ये बात तो माननी पड़ेगी कि ग्रोथ हार्मोन कुछ ना कुछ इफेक्ट्स इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स के बगैर भी कर लेते हैं, तो इसके इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स इंडिपेंडेंट इफेक्ट्स भी होते हैं।
और बताइए बात याद रखिएगा, ग्रोथ हार्मोन बजाते खुद ब्लड में बहुत थोड़ी देर के लिए रहते हैं, इसलिए काफी शॉर्ट ड्यूरेशन है उसके एक्शन की, जबकि ग्रोथ हार्मोन के कहने पे जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर आते हैं वो काफी लॉन्ग ड्यूरेशन तक ब्लड में रहते हैं, उनकी काफी लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं। डानो की बात, रेगुलेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन मुख्तलिफ तरीकों से हो रही है जनाब वाली, मुख्तलिफ सूरत हाल में ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन ज्यादा हो जाती है। वैसे तो ये पल्सेटाइल पैटर्न पर रिलीज हो रहा होता है, बढ़ कम हो रहा होता है। जैसे मिसाल के तौर पर स्टारवेशन हो, हाइपोग्लाइसीमिया हो, एक्सरसाइज हो, एक्साइटमेंट हो, ट्रॉमा हो, ग्रेलिन रिलीज हो जाए, कुछ खास माइनोशन होते हैं वो रिलीज हो जाए, या डीप स्लीप के पहले 2 घंटों में, इन सारी चीजों में ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रिलीज होता है। इन सारों को याद करने के लिए निमोनिक क्या था, शेड गेट। एस फॉर स्टारवेशन, एच फॉर हाइपोग्लाइसीमिया, ई फॉर एक्साइटमेंट या आप कह सकते हैं एक्सरसाइज, फिर डी फॉर डीप स्लीप, जी फॉर ग्रेलिन, ए फॉर अमाइनो एसिड्स, टी फॉर ट्रॉमा और ई फॉर एक्साइटमेंट। अच्छा जी, उसके अलावा ग्रोथ हार्मोन और भी चीज़ों से रेगुलेट हो रहा होता है। जाहिर सी बात है हाइपोग्लाइसीमिया होगा तो ग्रोथ हार्मोन को बढ़ना पड़ेगा, और अगर बॉडी में प्रोटीन की कमी हुई हुई है तो सारी बात है ग्रोथ हार्मोन को आना पड़ेगा। अब जो हाइपोग्लाइसीमिया है ये ग्रोथ हार्मोन को शॉर्ट टर्म रेगुलेट कर रहा होता है, या आप कह सकते हैं एक्यूट रेगुलेशन कर रहा होता है, जबकि प्रोटीन्स का बॉडी में कम हो जाना जो काफी लॉन्ग टर्म रेगुलेट कर रहा होता है, क्रोनिक रेगुलेट कर रहा होता है। तो अगर किसी इंसान में प्रोटीन ही बहुत कम हो, उसको क्वाशी और हुआ है, तो जाहिर सी बात है तगड़ा वाला रिस्पॉन्स चाहिए, ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हुआ हुआ होगा कि यार प्रोटीन की कमी हुई है, ये तो बड़ी फिक्र की बात है। चाहे आप कार्बोहाइड्रेट ट्रीटमेंट करते रहो, चाहे आप हाइपरग्लाइसीमिया करो, हाइपोग्लाइसीमिया करो, जो मर्जी करो, प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी तो ग्रोथ हार्मोन का रिलीज कम नहीं हो पाएगा, नॉर्मलाइज नहीं हो पाएगा, ग्रोथ हार्मोन गुस्से में ही रहेगा। अलबत्ता जब प्रोटीन ट्रीटमेंट देना शुरू कर दोगे तो ग्रोथ हार्मोन का गुस्सा ठंडा होगा। हमने देखा प्रोटीन ट्रीटमेंट देने से ग्रोथ हार्मोन का गुस्सा कम हो गया है। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं हाइपोथैलेमिक ग्रोथ हार्मोन। यहाँ पे वो ये बात, सॉरी, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। यानी हम देखते हैं हाइपोथैलेमस का ग्रोथ हार्मोन पे क्या इफेक्ट होता है। एक तो आपको पता है ग्रोथ हार्मोन को स्टिमुलेट भी करता है, इनहिबिट भी करता है, यानी ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है हाइपोथैलेमस, और ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है। लेकिन मेन रोल किसका है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन का। ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है कि जैसे ही आपके पास एंटीरियर पिट्यूटरी में आता है, ये वहां पे आके साइक्लिक एएमपी रिस्पांस स्टार्ट करवाता है, यानी कि ये वो जी प्रोटीन को रिलीज करवाता है, फिर जी प्रोटीन आगे एडेनालाइन साइक्लेज को एक्टिवेट करता है, ज्यादा साइक्लिक एएमपी बनता है। ये साइक्लिक एएमपी ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है, 2 तरह से। शॉर्ट टर्म इफेक्ट तो ये है कि सेल्स में जितने भी ग्रोथ हार्मोन की वेसिकल होती है उनको रिलीज करवा देता है, और लॉन्ग टर्म इफेक्ट ये है कि ये न्यूक्लियस में जाकर कहता है भाई ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन को भी बढ़ा दो। तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन ने साइक्लिक एएमपी को रिलीज करवाया, और साइक्लिक एएमपी ने 2 तरीके से ग्रोथ हार्मोन की फॉर्मेशन को बढ़ा दिया। डन। उसके अलावा ग्रोथ हार्मोन में भी टिपिकल नेगेटिव फीडबैक होता है, इसमें कोई शक नहीं। जब भी बॉडी में हार्मोन बहुत ज्यादा है, हार्मोन का लेवल बढ़ जाएगा तो सिक्रीशन कम हो जाएगी। नेगेटिव फीडबैक तो होना ही होना है, इसमें तो कोई मुश्किल चीज नहीं है। अच्छा जी, नेगेटिव फीडबैक किस वजह से होता है, रिलीजिंग हार्मोन की वजह से, इनहिबिटरी हार्मोन की वजह से। ना साइंसदान को पता है, ना गैटन को पता है, ना मुझे पता है। अच्छा जी, समरी तो बताने की जरूरत है, जब पूरी बात लॉन्ग बता दी तो फिर समरी बताने की क्या जरूरत है। एब्नॉर्मलिटी को जिक्र करते हैं जनाब वाली, पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म कंजेनिटल भी हो सकता है, एक्वायर्ड भी हो सकता है। किस तरह से एक्वायर हो सकता है, क्रोमोफोब ट्यूमर की वजह से, क्रेनियोफेरेंजियोमास की वजह से, या पिट्यूटरी ब्लड वेसल में थ्रोम्बोसिस हो गया इसकी वजह से। आप पूछेंगे बता तो दो पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म होता क्या है, भाईजान एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रीशंस कम हो गई हैं। सिक्रीशंस कम हो गई हैं, जाहिर बात है थायराइड की सिक्रीशन भी कम हो जाएंगी, सेक्सुअल हार्मोन्स की सिक्रीशन भी कम हो जाएंगी, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की सिक्रीशन भी कम हो जाएंगी। बंदे को कैसा हो जाएगा, मोटा सा लेथार्जिक सा बंदों का, जिसका सेक्सुअल फंक्शन भी सही से नहीं होगा। अलबत्ता अगर आपने हार्मोन्स देके इलाज करने की कोशिश की तो मोटापे और सुस्ती का इलाज तो हो सकता है, लेकिन सेक्सुअल फंक्शन जो खराब हो चुके हैं उसका इलाज नहीं हो सकता। गुड होगी बात। पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म ड्यूरिंग चाइल्डहुड, अगर चाइल्डहुड के दौरान ग्रोथ हार्मोन कम होगा तो कद छोटा रह जाएगा, इंसान अपनी एज से कम लगेगा। 10 साल का बच्चा 4 साल का लगेगा, 20 साल का बंदा 7 साल का लगेगा, दोनों की बात। और इसमें आपके पास प्यूबर्टी भी नहीं होती, जबकि जो दूसरे ड्वार्फ्स होते हैं, लैरन ड्वार्फ हो गया या अफ्रीकन पिग्मी पीपल हो गए, इनमें आपके पास सेक्सुअल डेवलपमेंट अक्सर हो जाती है। डन। ट्रीटमेंट, वाली ग्रोथ हार्मोन देंगे तो जाहिर बात है ग्रोथ हार्मोन की कमी ट्रीट हो जाएगी। ग्रोथ हार्मोन कौन से वाला दें, अगर हम किसी शेर में से ग्रोथ हार्मोन निकाल के देते हैं, बब्बर शेर में से निकाल के देते हैं, बांदर में से निकाल के देते हैं, हमने ये देखा है कि नहीं जनाब, मुख्तलिफ स्पीशीज का ग्रोथ हार्मोन मुख्तलिफ होते हैं। तो जो ह्यूमंस वाला है उसको हमने खास नाम दिया हुआ है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। अब क्या करें, दूसरे इंसानों से निकाल के दें, ये तो बड़ा महंगा काम पड़ेगा। तो हमने देखा कि शुक्र है यार बैक्टीरिया मिल गया, ई कोलाई ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बनाता था, तो हम अब सक्सेसफुली ग्रोथ हार्मोन ले सकते हैं और हम बंदे को ट्रीट कर सकते हैं। अगर किसी इंसान में डवार्फिज्म की वजह खालिस्तान ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी हो और बचपन में पता भी चल जाए तो हम ग्रोथ हार्मोन इंजेक्ट कर करके उसके मसले को ट्रीट कर सकते हैं। वेरी गुड। जायंटिज्म, अगर तो चाइल्डहुड के अंदर ही ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा बनना शुरू हो गया है तो आपके पास, यानी कि एसिडोफिलिक ट्यूमर हो गया है, तो आपके पास प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन साइज होगा, बंदे का 8 फुट तक कद चला जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा बंदा, कद बहुत बड़ा हो जाएगा। उसके अलावा ग्रोथ हार्मोन ज्यादा होने की वजह से हाइपरग्लाइसीमिया भी हो सकता है। कुछ लोगों को तो डायबिटीज मिलाइटिस पूरा हो ही जाता है, क्योंकि पैंक्रियास की तरह हार मान जाता है, इंसुलिन बनाई नहीं पाता तो डायबिटीज मिलाइटिस हो जाता है। डन।
अगर ग्रोइंग एज के बाद ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा हुआ तो फिर एक्रोमेगाली होगी, यानी कि उसका कद तो मजीद बड़ा नहीं हो सकता, उसकी नाक बड़ी हो जाएगी, उसकी चिन बहुत बाहर आ जाएगी, उसके सुप्रा ऑर्बिटल बोन बहुत बाहर आ जाएगी, उसका पाँव 14 नंबर साइज का हो जाएगा, उसके हाथ बहुत बड़े हो जाएंगे। इस तरह के काम होते हैं एक्रोमेगली में। सही है बात। अच्छा, ग्रोइंग एज के बाद अगर ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाए, कमी होना शुरू हो जाए, तो ये बंदा बूढ़ा बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन की कमी से रिंकलिंग होना शुरू हो जाती है और ऑर्गन्स के काम होना शुरू हो जाते हैं। तो बंदे की उम्र होगी 50 साल, आपको लगेगी 65 ईयर्स। डन होगी बात। तो ये बातें बस यहाँ पे डिस्कस की हुई थी। तो फिर क्या किया जाए, ग्रोथ हार्मोन इंजेक्ट कर लिया जाए, बंदा जवान रहेगा। बिल्कुल, ग्रोथ हार्मोन इंजेक्ट करने से फायदे हो सकते हैं, प्रोटीन बेहतर हो जाते हैं, मसल बना रहेगा, मोटापा देर से आएगा, फैट डिपॉजिट नहीं होगा, और उसके अलावा फीलिंग इंक्रीज नहीं, ये बंदा अच्छा फील करेगा। ठीक है बात। तो ये तो हो गए ग्रोथ हार्मोन इंजेक्ट करने का फायदे, आप लंबे अरसे तक जवान रह सकते हैं। लेकिन खुदा का वास्ता ये काम ना करना, क्योंकि इसके नुकसान भी होते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस भी डेवलप हो सकती है, डायबिटीज डेवलप हो सकती है, एडिमा डेवलप हो सकता है, कार्पल टनल सिंड्रोम डेवलप हो सकता है। फिर आते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर, जिसको हम न्यूरोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं। इनमें खास सेल होते हैं जो कहते हैं पिट्यूसाइड्स। ये पिट्यूसाइड्स होते हैं, ये सिक्रीशन से इनका कोई सरोकार नहीं है, ये सिर्फ यहाँ पे जो न्यूरॉन्स आए होते हैं जो कि सिक्रीट कर रहे होते हैं, उन न्यूरॉन्स के साथ सपोर्टिंग सेल्स होते हैं। ये न्यूरॉन्स जो सिक्रीशन करते हैं ना, वो बिल्कुल सरफेस ऑफ कैपिलरीज में करते हैं, जाके ताकि इनके सिक्रीशंस वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन फौरी तौर पर ब्लड में चली जाए। गुड होगी बात। अच्छा, फिर हमें पता चला कि ये जो भी हार्मोन्स होते हैं, ये सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस तो आपके पास सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई के अंदर ही हो रहे होते हैं। वहां से फिर आपके पास ये ट्रांसपोर्ट होते हैं, न्यूरोफाइसेंस के थ्रू ट्रांसपोर्ट होकर आपके पास यहाँ पे आते हैं, और फिर फाइनली यहाँ पे आकर रिलीज होते हैं। जब भी ऊपर से कुछ सिग्नल आएगा तो यहाँ पे रिलीज हो जाएंगे। तो यानी कि ये हार्मोन प्रोड्यूस यहाँ पे हो रहे हैं। सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई के अंदर आपके पास एडीएच रिलीज फॉर्म हो रहा होता है, और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई के अंदर मेनली आपके पास वो फॉर्म हो रहा होता है यार, ऑक्सीटोसिन फॉर्म हो रहा होता है। ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन इन दोनों का स्ट्रक्चर काफी हद तक सेम होता है, सिर्फ दो ही कमाइशंस का फर्क है। दोनों की बात। अच्छा, फिजियोलॉजिक फंक्शन ऑफ एडीएच। एडीएच जाने की बात है, वाटर की रिडक्शन को इंक्रीज करता है। अगर एडीएच नहीं होगा, वाटर रिअब्सॉर्ब नहीं होगा, वाटर जो है वो यूरिन को तो जाया होगा, इसको कहेंगे सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस। और अगर एडीएच बहुत ज्यादा होगा तो ये वाटर की रिडक्शन बहुत बढ़ा देगा, कंसर्टेड यूरिन बनेगा। ठीक है, एडीएच का काम किस तरह से करता है? एडीएच जब अपने मर्जी के सेल्स के पास आता है तो वो वहां पे जाके ये साइक्लिक एमपी वाला सिस्टम एक्टिवेट करता है। साइक्लिक एमपी मतलब एडेनाइल साइक्लिक को एक्टिवेट किया, साइक्लिक एमपी बन गया, साइक्लिक एमपी बन गया तो फॉस्फोरिलेशन होगी, फॉस्फोरिलेशन होगी तो बहुत सारी वेसिकल्स लुमिनल मेम्ब्रेन पर लग के पोर्स फॉर्म कर देती हैं। तो लुमिनल मेम्ब्रेन वाटर के लिए परमेबल हो जाता है। तो यही काम था कि एडीएच ने वाटर की परमेबिलिटी को इंक्रीज कर दिया ताकि वाटर रिअब्सॉर्ब हो सके और बॉडी के अंदर वाटर ज्यादा हो जाए। तो 5 से 10 मिनट में ये वाटर की परमेबिलिटी को बढ़ा देता है, और अगर एडीएच कम हो तो 5 से 10 मिनट में वाटर की परमेबिलिटी कम हो जाती है। क्लियर होगी बात। अच्छा, रेगुलेशन ऑफ एडीएच किस तरह से हो रही होती है? सीधी सी बात है, ऑस्मोलैरिटी होती है जो कि एडीएच को रेगुलेट कर रही होती है, खास तरह के साथ जिनका नाम है ऑस्मोरिसेप्टर्स। जैसे ही आपके बॉडी के अंदर कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगी, जिससे ब्लड में कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गई, ऑस्मोरिसेप्टर्स फौरी तौर पर श्रिंक हो जाएंगे। इनकी श्रिंकेज की वजह से मैसेज जाएगा कि यार प्लीज एडीएच को इंक्रीज करो। और अगर आपका ब्लड बहुत डाइल्यूट हो गया, यानी कि बॉडी के अंदर वाटर बहुत इंक्रीज कर गया, तो वाटर सेल्स के अंदर आएगा, सेल्स बहुत बड़े हो जाएंगे, ये फौरी मैसेज भेजेंगे यार प्लीज एडीएच को कम करो, थोड़ा वाटर जाया होने दो, हम बहुत बड़े हो रहे हैं, बॉडी में वाटर बहुत ज्यादा हो गया है, ऑस्मोलैरिटी काफी डिक्रीज कर गई है। तो इनका मेन काम होता है ऑस्मोलैरिटी को रेगुलेट करना। ऑस्मोरिसेप्टर्स की लोकेशन के बारे में साइंसदानों को इख्तलाफ है। अब बताइए, बात हमें पक्का पता है कि होते ऑस्मोरिसेप्टर्स जो कि रेगुलेट कर रहे होते हैं, और ऑस्मोरिसेप्टर्स को ऑस्मोलैरिटी ही अफेक्ट करती है, ये बात हमें पता है। ठीक होगी बात। तो यानी कि एडीएच की सिक्रीशन एक तो ऑस्मोलैरिटी रेगुलेट कर रही है, उसके अलावा ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर भी रेगुलेट करता है, क्योंकि हमने देखा कि जब एडीएच बहुत ज्यादा बन जाए तो वो ब्लड वेसल की भी कंस्ट्रक्शन करता है। इसी वजह से हम इसको वेसोप्रेसिन का नाम भी देते हैं। किस तरह से करते हैं? सीधी सी बात है, अगर कोई मतलब एट्रिया का जो स्ट्रेच होता है वो भी ब्रेन को बताता रहता है कि यार ब्लड वेसल को कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत है या नहीं है, ब्लड प्रेशर कैसा चल रहा है, तो ये ब्लड प्रेशर के हिसाब से रिलीज हो जाता है। यानी कि अगर मिसाल के तौर पे ब्लड का वॉल्यूम कम हुआ है, ब्लड प्रेशर कम हुआ है, तो एक तो ये वाटर की रिजर्वेशन भी करवाएगा, उसके अलावा ब्रेन तक मैसेज जाएगा कि बहुत ज्यादा एडीएच बनाओ ताकि ब्लड वेसल की कंस्ट्रक्शन की जा सके और आर्टीरियल प्रेशर को इंक्रीज किया जा सके। ऑक्सीजन के दो तरह के काम है, एक तो प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर वो बर्थ के अंदर रोल प्ले करना, और दूसरा मिल्क की इंजेक्शन में रोल प्ले करना। बर्थ में रोल प्ले करता है या नहीं करता है, इसका हमें 3 बातों से ज्यादा हुआ है। नंबर 1 ये बात, अगर ऑक्सीटोसिन नहीं होता तो हम देखते हैं कि लेबर काफी देर तक लंबी चलती रहती है, बर्थ बड़ी मुश्किल से होती है। दूसरा, हमने ये देखा कि जब भी आपके पास लेबर होती है उस वक्त ऑक्सीटोसिन का लेवल इंक्रीज कर रहा है। तीसरा, हमने ये देखा कि जब भी सर्वे को स्टिमुलेट करते हैं तो ऑक्सीटोसिन का लेवल इंक्रीज करता है। हमने कहा ये बात से ज्यादा होता है कि बर्थ में ऑक्सीटोसिन का रोल है। बाकी मिल्क इंजेक्शन में तो हमें अंदाजे वाली बात नहीं, पक्का पता है क्या रोल है भाई। ऑक्सीटोसिन जब बेबी सप्लिंग शुरू करेगा, ब्रेन को मैसेज जाएगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, मायोपेशियल सेल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एल्विलाई में से मिल्क निकल के निपल्स में आ जाएगा। हमने कहा जी ऑक्सीटोसिन ने मिल्क की इंजेक्शन करवा दी, और मैंने चैप्टर को जल्दी जल्दी कंप्लीट करवा दिया। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।